हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियो स्टडी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में होने वाले विदेशी आक्रमणों को, मतलब ईरानी और यूनानी आक्रमणों को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस पूरी वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसलिए दोस्तों पूरी वीडियो को सिर्फ ध्यान से देखना है, लिखना नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम 16 महाजनपदों और मगध साम्राज्य के उत्कर्ष को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और उसके बाद नंद वंश को पढ़ लिया था। तो हम इतना तो जान चुके हैं कि मौर्य काल से पहले लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में मगध साम्राज्य का उदय हो रहा था, जो अपनी विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता था। लेकिन दोस्तों पश्चिमोत्तर भारत मतलब आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र मगध साम्राज्य के नियंत्रण से बाहर था। इस क्षेत्र में कई छोटे छोटे राज्य थे, जैसे कंबोज, गांधार और मद्र आदि। इन राज्यों में आपस में ही संघर्ष हो रहा था, जिस कारण कोई एकीकृत शक्ति नहीं थी। इस एकता का अभाव और आपसी संघर्ष के कारण इस क्षेत्र में अराजकता थी। मतलब दोस्तों पश्चिमोत्तर भारत में ये छोटे छोटे राज्य कमजोर थे। इस कमजोरी ने ही विदेशी आक्रमणकारियों का ध्यान आकर्षित किया। इसी क्रम में दोस्तों पहले ईरानी आक्रमण हुआ और उसके बाद यूनानी आक्रमण हुआ। यहाँ पर पहले मैं मैप में कुछ स्थानों की लोकेशन आपको बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों अपने भारत के पश्चिम में यहाँ पर है ईरान, और यहाँ टर्की के उत्तर पश्चिम में यहाँ पर है दोस्तों ग्रीस, और इसी का हिस्सा था मकदूनिया, जिसको आज के समय में मैसेडोनिया के नाम से जाना जाता है। मकदूनिया का ही राजा था सिकंदर। तो यहाँ मकदूनिया से सिकंदर ने भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अटैक किया था। अब हम दोस्तों इनको डिटेल में जानते हैं एक एक करके। पहले हम देखते हैं ईरानी आक्रमण को। भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण ईरान ने किया था, उसके बाद यूनानी आक्रमण हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा क्रम भी याद होना चाहिए। विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो यहाँ पहले हम क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले ईरानी आक्रमण हुआ भारत पर, उसके बाद यूनानी आक्रमण हुआ, हिंद यमन हुआ, उसके बाद शक, पहलव, कुषाण, अरब और तुर्क। ये इनका क्रम है विदेशी आक्रमणकारियों का। इनको हम बाद में डिटेल में भी जानेंगे। ये क्रम आपको जरूर याद होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में केवल क्रम ही पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले भारत में ईरानी आक्रमण हुआ था, फिर यूनानी आक्रमण हुआ, फिर हिंद यवन, फिर शक, फिर पहलव, कुषाण, अरब, तुर्क। ये इनका क्रम है। तो सबसे पहले दोस्तों हुआ था ईरानी आक्रमण। ईरान में एक राजा था साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय ने हकमनी साम्राज्य की स्थापना की थी ईरान में। तो इसी ने, साइरस द्वितीय ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था, लेकिन ये इसका प्रयास असफल रहा था। ईरान में हकमनी साम्राज्य में साइरस द्वितीय के बाद आता है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, कैमिसीस द्वितीय। इन राजाओं के नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं। साइरस द्वितीय के बाद आता है कैमिसीस द्वितीय। इसके बाद आता है डेरियस प्रथम, जिसको दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। तो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सफल आक्रमण किया था और गांधार और कंबोज जैसे क्षेत्रों को जीत लिया था और इनको अपना 20वां प्रांत बनाया था। डेरियस प्रथम ने या दारा प्रथम ने 20वां प्रांत बनाया था, ये भी आपको याद रखना है। ईरानी आक्रमण के द्वारा ये जो क्षेत्र जीते गए थे, इनके संबंध में जो साक्ष्य हैं उनको भी हम देख लेते हैं। दोस्तों 3 अभिलेख हैं, बेहिस्तून, पर्सिपोलिस, नक्शे रुस्तम। इनके द्वारा यह पता चलता है कि दारा प्रथम ने सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभागों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो दोस्तों इन तीनों अभिलेखों के नाम आपको याद होने चाहिए, बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम। इनके द्वारा भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो ईरानी आक्रमण हुआ उसके बारे में पता चलता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ईरान के आक्रमण के कारण भारत पर जो प्रभाव रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। ईरानियों की अरमाइक लिपि का प्रचार प्रसार हुआ। पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ। खरोष्ठी लिपि और अरमाइक लिपि दोनों दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि थी। और दोस्तों ये खरोष्ठी लिपि अरमाइक लिपि से ही प्रभावित थी, ये भी आपको याद रखना है। सम्राट अशोक के कुछ अभिलेख भी हैं जो कि खरोष्ठी और अरमाइक लिपि में उत्कीर्ण हैं। इसके अलावा दोस्तों ईरान के आक्रमण के बाद भारतीय क्षेत्र में अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा भी प्रारंभ हुई। ये सब जानकारी दोस्तों आपको याद रखनी है। इस पूरी वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए लिखने पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनकर समझते हुए चलना है। ईरान के बाद भारत में यूनानी आक्रमण होता है। यूनानी आक्रमणकारी कौन था? सिकंदर। तो यहाँ अब हम सिकंदर के बारे में सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मकदूनिया के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। आज के समय में आप ग्रीस का क्षेत्र देखते हैं, वहीं पर था दोस्तों मकदूनिया। मकदूनिया को आज के समय में मैसेडोनिया के नाम से जाना जाता है। तो मकदूनिया का शासक बना था सिकंदर मात्र 20 वर्ष की आयु में, क्योंकि दोस्तों सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय की जब मृत्यु हो जाती है तो मकदूनिया का शासक सिकंदर बनता है मात्र 20 वर्ष की उम्र में। सिकंदर का जन्म हुआ था 556 ईसा पूर्व में। सिकंदर के पिता का नाम हमने देख ही लिया है, फिलिप द्वितीय था। माता का नाम था ओलंपिया। उपनाम दोस्तों सिकंदर का था सिकंदर महान और अलेक्जेंडर द ग्रेट। उस समय के लोगों को जितने विश्व की जानकारी थी, लगभग उस सभी क्षेत्र को सिकंदर ने जीत लिया था। इसलिए सिकंदर को विश्व विजेता भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय के लोगों को संपूर्ण विश्व की जानकारी नहीं थी।
सिकंदर की पत्नी का नाम था रुखसाना। पसंदीदा पुस्तक थी दोस्तों सिकंदर की इलियड, और इलियड के लेखक कौन हैं? होमर। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, और अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, और प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। प्लेटो की एक पुस्तक भी है रिपब्लिक, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लेटो की इस पुस्तक का भी नाम आपको याद रखना है, रिपब्लिक। सिकंदर के साथ कुछ व्यक्ति आए थे जिनमें कुछ महत्वपूर्ण थे, जिनके नाम आपको याद रखने हैं। जैसे कि दोस्तों सेलिकस निकेटर था थल सेनापति, नियारकस था जल सेनापति, अनासिक्रिप्स एक इतिहासकार था जो इसके साथ आया था, एरिस्टोबुरस भी एक इतिहासकार था जो सिकंदर के साथ आया था। क्योंकि दोस्तों सेलिकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक युद्ध हुआ था, तो उसके बारे में हम चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ते समय डिटेल में जानेंगे। दोस्तों अभी हमने देख ही लिया है कि यूनानी आक्रमण से पहले भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ईरान का आक्रमण हो चुका था। तो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को ईरान ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। इसलिए जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए आया तो सिकंदर को पहले ईरान के शासकों के साथ संघर्ष करना पड़ा। तो सिकंदर के भारत में आक्रमण से पहले सिकंदर ने ईरान के शासक दारा तृतीय से युद्ध लड़ा। यही युद्ध था दोस्तों उरुवेला का युद्ध। 331 बीसी में हुआ था उरुवेला का युद्ध, जिसमें सिकंदर ने विजय प्राप्त की। इसके बाद सिकंदर ने 326 बीसी में खैबर दर्रे से होकर हिंदुकुश पर्वत को पार कर भारत पर आक्रमण किया। भारत में सिकंदर का सामना होता है तक्षशिला के शासक आम्भी से। आम्भी इतना कमजोर शासक था कि इसने युद्ध करे बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया और आगे के युद्ध में सिकंदर को सहयोग करने का वचन दिया। और कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किसका शासन था? तो दोस्तों नंद वंश का शासन था उत्तर भारत में। इसके बाद सिकंदर का सामना होता है राजा पोरस से 326 बीसी में। यह युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसको झेलम नदी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और झेलम नदी का वैदिक कालीन नाम है बितस्ता, इसलिए इसको बितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हाइडेस्पीच के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो यह सिकंदर और राजा पोरू या पोरस के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें फाइनली सिकंदर की विजय हुई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ सिकंदर राजा पोरू या पोरस की बहादुरी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था, जिस कारण सिकंदर ने उसका क्षेत्र वापस कर दिया था। तो ये युद्ध आपको जरूर याद रखना है। 326 बीसी में हुआ था हाइडेस्पीच का युद्ध। इसके अन्य नाम है झेलम का युद्ध या बितस्ता का युद्ध। किसके बीच हुआ था? सिकंदर और राजा पोरू या पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। इस प्रकार दोस्तों लगभग 19 महीने भारत में रहने के बाद सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर की सेना ने मना इसलिए कर दिया था क्योंकि सिकंदर की सेना को काफ़ी समय हो गया था घर से निकले हुए, सेना थक चुकी थी। और इसके अलावा ब्यास नदी के बाद था दोस्तों मगध साम्राज्य, जहाँ पर नंदवंश का शासन था। उस समय नंदवंश की सेना भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी। नंदवंश की सेना में बड़ी संख्या में हाथी थे। इन्हीं कारणों से सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया और वापस जाना उचित समझा। इसके बाद सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति को सौंपकर स्थल मार्ग द्वारा 325 बीसी में भारत से लौट जाता है। सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना भी की थी वापस जाते हुए। एक था दोस्तों निकैया, विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में निकैया नगर बसाया था। इसके अलावा एक था दोस्तों ब्यूसेफलस, अपने प्रिय घोड़े के नाम पर ब्यूसेफलस नगर बसाया था। 323 बीसी में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। भारत में सिकंदर की सफलता के कारण को भी हम जान लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी, केंद्रीय सत्ता का अभाव था। इसके अलावा सिकंदर की सेना का शक्तिशाली होना था, उसकी सेना में तेज तर्रार घोड़ों की बहुलता थी। लेकिन दोस्तों हम जान ही चुके हैं सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। इसका एक कारण मैंने आपको बताया था, ब्यास नदी को पार करके सिकंदर की सेना को सामना करना पड़ता मगध साम्राज्य का, और मगध की सेना में बहुत बड़ी संख्या में हाथी थे, सेना भी शक्तिशाली थी। इसके अलावा सिकंदर की सेना थक भी चुकी थी, इसलिए सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। इसके अलावा दोस्तों हम देख ही चुके हैं आम्भी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो आम्भी जैसे देशद्रोहियों का सहयोग भी सिकंदर को मिला था। इन्हीं कारणों से भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सिकंदर को सफलता मिली। सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव क्या हुए भारतीय क्षेत्र में, ये भी हम देख लेते हैं। यूरोप के साथ संबंध बढ़े, भारत और यूरोप के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संपर्क बढ़ा। भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया। छत्र प्रणाली में साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया जाता था और प्रत्येक प्रांत में एक गवर्नर नियुक्त किया जाता था। मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया। उलूक शैली के सिक्के इसी के परिणाम थे। भारत में गांधार शैली की कला का विकास यूनानी प्रभाव का ही परिणाम था। इसमें भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण दिखाई देता है। इसके बाद दोस्तों वापस जाते समय सिकंदर ने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया। सिकंदर की सेना जल मार्ग से नियारकस के नेतृत्व में गई और स्थल मार्ग से क्रेटरस के नेतृत्व में वापस गई थी। भारत के भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय पाटली राज्य के विरुद्ध थी।
तो आज इस वीडियो में हम देख चुके हैं ईरानी और यूनानी आक्रमण को। इसके बाद अगली वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य को देखने वाले हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।